मेरी माँ ने मुझ पर अंधा विश्वास करके बाहर जाने की अनुमति दी थी, लेकिन मैंने अपनी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया और अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से नर्क बना लिया। लेकिन मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब पानी सर से गुजर चुका था। अब मेरे सामने कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिस पर चलकर मैं खुद को बचा सकूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। आज भी सोचती हूँ तो पैरों तले से जमीन निकल जाती है। काश मैं वो कभी ना करती तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक ना सुनी। मेरा नाम नैना है और मेरा संबंध एक गरीब घराने से था। हम एक छोटे से शहर के एक छोटे से इलाके में रहते थे। मैं मम्मी और पापा की इकलौती औलाद थी। मेरे पापा एक बड़े सेठ के यहाँ ड्राइविंग का काम करते थे। घर हमारा अपना था, लेकिन पापा के सेठ ने पापा को हमेशा ये कहा कि उनके बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो जाओ और 24 घंटे नौकरी पर रहो। लेकिन मेरी माँ नहीं मानती थी। माँ कहती थी कि किसी के यहाँ नौकरी करना एक अलग बात है, लेकिन नौकरों की तरह उन्हीं घर में क्वार्टर में रहना अलग बात है। मैं नहीं चाहती कि मेरी आने वाली औलाद के दिल में ये एहसास पैदा हो कि वो किसी नौकर के बच्चे हैं। इसी वजह से मेरी माँ ने पापा की ये बात मानने से इनकार कर दिया था। मम्मी और पापा की शादी को थोड़ा ही समय हुआ था जब पापा मम्मी को लेकर गांव से शहर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि गांव में पापा अपने आबाई घर में रहते थे। उनकी माँ जिंदा थी, लेकिन फिर जब दादी ने मेरे पापा की शादी मेरे माँ से की तो कुछ महीने बाद ही दादी का देहांत हो गया। पापा को वहाँ पर कुछ भी अच्छा काम नहीं मिला तो पापा ने शहर आकर काम तलाश किया और फिर उन्हें एक बंगले के सेठ ने ड्राइविंग का काम दे दिया। पापा को ड्राइविंग अच्छी आती थी। बाद में पापा ने अपने गांव वाला घर बेच दिया और शहर में एक छोटा सा घर खरीद लिया, लेकिन काम उसी सेठ के पास करते रहे। इसी तरह पापा की नौकरी पक्की हो गई और तनख्वाह भी धीरे धीरे बढ़ती गई। और फिर जब मैं पैदा हुई तो मम्मी और पापा की जिंदगी जैसे पूरी हो गई। मम्मी के दिल में कहीं ना कहीं बेटे की इच्छा भी थी, लेकिन पापा कहते थे बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती और मैं अपनी बेटी को इतना बहादुर बनाऊंगा कि उसे कभी भाई और हमें बेटे की जरूरत महसूस नहीं होगी। यही सपना पापा की आंखों में मेरे लिए था। और जब उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिला कराया तो उनकी यही सोच थी कि मैं अच्छी पढ़ाई पूरी करके उनके सपनों को पूरा कर सकती हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे अपनी पहुँच से ज़्यादा अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया था। इस सिलसिले में पापा के सेठ ने भी उनकी मदद की और हर महीने मेरी पढ़ाई के लिए कुछ अलग से खर्चा पापा को देने लगे। इस तरह मैं आसानी से एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगी थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई पापा और माँ के प्यार की छाँव में खुद को खुशनसीब महसूस करती थी। लेकिन मेरी कुछ अपनी भी ख्वाहिशें थीं, कुछ सपने थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी। पापा तो ये चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर किसी स्कूल या बड़े कॉलेज में टीचर की जॉब करूं, मगर मेरा शौक तो कुछ और ही था। मैं जब कॉलेज में पहुंची तो मुझे मॉडलिंग और एयर होस्टेस बनने का शौक पैदा हो गया। मैं वैसे भी बड़ी खूबसूरत थी, एकदम कांच की जापानी गुड़िया जैसी लगती थी। जब मैं टीवी पर मॉडल और एयर होस्टेस को देखती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मैं जागती आंखों से अपने आप को ऐसे ही किसी प्लेन में सर्विस देते हुए या फिर किसी स्टेज पर मॉडलिंग करते हुए देखती थी। मेरे सपने का मम्मी और पापा को मालूम नहीं था, लेकिन अक्सर टीवी पर मैं ऐसे ही प्रोग्राम देखती तो मेरी माँ मुझे मना करती। माँ कहती कि ये सब वक्त खराब करने वाली चीजें हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। पापा मेरा ये शौक समझकर हंसने लग जाते और माँ को मना करते कि मेरी गुड़िया को किसी भी चीज से मत रोका करो। वो जो देखती है उसे देखने दो और जो करती है उसे वो भी करने दो, क्योंकि वो घर की चार दीवारी में हमारे सामने ही बैठी है। पापा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा देती। मेरे पास कॉलेज और स्कूल की कैंटीन से खरीदी हुई मॉडल की तस्वीरें भी थीं। अखबार में किसी एयर होस्टेस या मॉडल को देखती तो कटिंग करके अपने पास रख लेती थी। लेकिन ये सब कुछ मेरे कमरे में मेरी डाइनिंग टेबल की दराज तक सीमित था। जब रात को मम्मी और पापा अपने कमरे में चले जाते और मैं देर तक पढ़ने के बहाने बैठी रहती तो अपने ऐसे ही शौक को तसल्ली दिया करती थी। कभी कभी अपने कमरे में मॉडलिंग करने लग जाती और कभी एयर होस्टेस की तरह तैयार होकर अपने आप को वैसा ही बनाकर एक्टिंग करने लग जाती जैसा मेरा सुबह ही इंटरव्यू हो। मुझे खुद पर हंसी भी आती थी, मगर मैंने सोच रखा था कि मैं तो यह मॉडल बनूंगी या फिर एयर होस्टेस, और मैं जानती थी जब मैं मम्मी पापा के सामने अपनी जिद रखूंगी तो वो भी मान जाएंगे। पापा मुझे रोजाना कॉलेज अपने सेठ की गाड़ी में ही छोड़ने जाते थे और वापसी पर लेने भी आते थे। खुद सेठ ने पापा को इस बात की इजाज़त दे दी थी। एक बार ऐसा हुआ जब पापा मुझे लेने कॉलेज आए तो उस वक्त सेठ की बेटी का कॉल आ गया। उसे इमरजेंसी में कहीं जाना था। पापा ने उसे बताया कि मैं अपनी बेटी को घर छोड़कर अभी आता हूँ।
तो वो कहने लगी आप उसे लेकर ही आ जाएं, क्योंकि मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकती। तो पापा मुझे लेकर सीधे अपने सेठ के घर ही चले गए। थोड़ी देर में सेठ की बेटी आकर गाड़ी में पीछे बैठ गई और मैं पापा के साथ अगली सीट पर बैठ गई। मैंने उसको हेलो किया तो उसने मुस्कुराकर मुझे जवाब दिया और फिर मुझसे पूछने लगी कि मैं क्या पढ़ती हूँ और मेरे क्या शौक हैं। बातों ही बातों में शॉपिंग मॉल आ गया तो सेठ की बेटी ने पापा से कहा कि मुझे बस 2-4 चीज़ें ही खरीदनी हैं, इसलिए आप मुझे फ्री करके फिर अपनी बेटी को घर ले जाना। पापा ने कहा ठीक है मैडम जी, आप शॉपिंग करके आ जाएं, हम तब तक गाड़ी में ही बैठते हैं। वो कहने लगी अपनी बेटी को भी मेरे साथ आने दें। तो मैं खुशी खुशी उसके साथ चली गई। शॉपिंग मॉल में पहली बार जाने की वजह से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी बड़ी बड़ी दुकानें और खूबसूरत रोशनियां जगमगा रही थीं कि मुझे बड़ा मजा आ रहा था। सेठ की बेटी ने अपने लिए कुछ कपड़े और सैंडल खरीदे और एक पर्स भी लिया। वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस मुझे पसंद आई। मैं बार बार उसे देख रही थी। तो सेठ की बेटी कहने लगी अगर तुम्हें ये चाहिए तो ले लो। मैंने कहा ये तो बहुत महंगा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उसने ज़बरदस्ती वो ड्रेस मुझे खरीद कर दे दिया। मैं बहुत खुश हुई और फिर उसके बाद सेठ की बेटी को पापा ने बंगले पर छोड़ा और फिर मुझे लेकर घर आ गए। मुझे घर छोड़ने के बाद पापा फौरन अपने काम पर वापस चले गए। मैंने माँ को वो ड्रेस दिखाई तो माँ ने बहुत हैरत का इजहार किया। कहने लगी इस तरह की ड्रेस भला हम लोग कब पहनते हैं, और ना ही हम तुम्हें इस बात की अनुमति देंगे कि तुम किसी जगह पर इस तरह की ड्रेस पहनकर जाओ। वो ड्रेस काफ़ी मॉडर्न टाइप की थी। मैंने माँ से कहा मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कहीं पर भी ये ड्रेस पहनकर नहीं जा सकती, मगर अपने शौक के लिए अपने कमरे में तो पहन सकती हूँ ना। ये सुनकर माँ खामोश हो गई और कहने लगी कि अपने पापा को मत दिखाना। तो मैंने माँ की बात मान ली और फिर जब रात को मैं अपने कमरे में आई तो मैंने वो ड्रेस पहनकर खुद को शीशे में देखा। मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। फिर मैं अपने फ़ोन से कुछ तस्वीरें बनाई और अपने पास सेव कर लीं। उस दिन वो ड्रेस पहनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मैं बहुत ही खूबसूरत और कामयाब मॉडल भी बन सकती हूँ और एयर होस्टेस भी। इसलिए मैंने अपने सपनों को पर लगाने शुरू कर दिए और कॉलेज में सहेलियों से इस बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। मेरे एग्जाम होने वाले थे। इससे पहले मैं अपने सपनों की ताबीर की तरफ पहला कदम बढ़ाती हम पर एक कयामत टूट पड़ी। मेरे पापा अचानक ही हमें रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चले गए। हुआ कुछ यूं था कि पापा सेठ के साथ कहीं जा रहे थे कि अचानक सामने से तेज गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। पापा फ्रंट सीट पर ड्राइविंग कर रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थीं। सेठ को भी चोटें आई थीं, लेकिन उनकी जान बच गई और मेरे पापा अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। उनके जाने के बाद तो मेरे सारे सपने ही बिखर गए। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा था। सेठ ने हर महीने पैसे देने का वादा किया था, लेकिन माँ कहती थी कब तक हम किसी की मदद पर पलते रहेंगे। पहले तो माँ ने घर में जो जमा पूंजी थी उससे ही घर का खर्चा चलाया। हर महीने सेठ भी अपने नौकर के हाथों हमारे घर के लिए कुछ ना कुछ खर्चा भेजते रहते थे, राशन पानी भी दे देते थे। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी माँ से चाहती थी कि पापा की जगह मैं उस बंगले पर नौकरी कर लूं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा मैं कोई छोटी मोटी जॉब देख लेती हूं और सेठ तो मदद करते ही हैं, इस तरह हमारा गुजारा होने लग जाएगा और फिर आगे चलकर मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। मेरी बात सुनकर माँ खामोश हो गई, क्योंकि मेरी माँ सांस की मरीज थी। ज़्यादा काम करने से बहुत जल्दी थक जाती थी, उनका सांस फूलने लग जाता। इसी वजह से वो किसी के घर में भी काम नहीं कर सकती थीं और माँ के हाथों में कोई हुनर भी नहीं था, वरना मेहनत करने से वो कभी नहीं भागती थीं। इसलिए माँ ने मुझे नौकरी की अनुमति दे दी। मैंने अलग अलग कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया, मॉडलिंग की भी कोशिश की, एयर होस्टेस के लिए भी कोशिश की, लेकिन मेरी पहुंच में ये सब कुछ बहुत दूर था। लेकिन मुझे एक बड़ी बुटीक पर सेल्स गर्ल की जॉब मिल गई। मैं उस जॉब से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि सारा दिन एक जैसी ड्रेस पहनकर लोगों को कपड़े दिखा दिखा कर मैं तंग आ गई थी। अभी मुझे जॉब पर सिर्फ 3 महीने हुए थे और मेरी तनख्वाह भी काम के मुकाबले बहुत कम थी। मेरे अलावा वहाँ पर 5-6 लड़कियाँ और काम करती थीं जो मुझसे काफ़ी सीनियर थीं। उनसे पता चला कि वो मैडम 1 साल के बाद ही तनख्वाह बढ़ाती है और वो भी बहुत कम। ये सुनकर मेरा और भी मन उदास हो गया। मैं सुबह किसी और नौकरी की तलाश में घर से निकलती और दोपहर से शाम तक बुटीक में वक्त गुजारती थी। मेरी माँ घर में हर वक्त मेरे लिए परेशान रहती। वो ऐसा समय था जब कोई रिश्तेदार और जानने वाला भी हमारे काम नहीं आया था, बल्कि उन लोगों ने तो हमसे मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। इस बीच मेरे 1-2 रिश्ते भी आए थे, लेकिन वो लोग लालची थे। वो अपनी शर्त रखते कि ये घर पहले आपको अपने दामाद के नाम करना होगा।
मेरी माँ ने ऐसे लालची लोगों में मेरा रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे हमारे घर लोगों ने आना जाना ही बंद कर दिया। मुझे बुटीक पर काम करते हुए 4 महीने पूरे हो गए थे तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर मुझे जॉब मिल गई। वहाँ तनख्वाह पहले की तनख्वाह से अच्छी थी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता था और फिर तरह तरह के लोग वहाँ आते जाते थे। मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे रिसेप्शन पर ड्यूटी देते देते मैं खुद बीमार होने लगी थी। असल बात यह थी, जहाँ इंसान का दिल न लगे वहाँ काम करने में मज़ा नहीं आता। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसी वक्त एक नया इमरजेंसी केस हॉस्पिटल में आया था। ये प्राइवेट हॉस्पिटल था और यहाँ अमीर अमीर लोग ही इलाज करवाने आते थे। उस आदमी ने मरीज को दाखिल करने के लिए बाबेला मचा रखा था, जबकि ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही उसे एडमिट कर सकते थे। लेकिन उसने बदतमीजी करना शुरू कर दी और जब मैंने उसकी बदतमीजी का जवाब उसी के अंदाज में दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वहाँ मौजूद मेल स्टाफ ने बीच में आकर मुझे बचाया था। मैं इस सारे तमाशे से इतना ज़्यादा डर गई कि दूसरे दिन ही हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया। मेरी माँ मुझसे पूछती रही, लेकिन मैंने माँ को सारी बात नहीं बताई, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं माँ को कुछ भी बता देती तो वो मुझे दोबारा नौकरी करने से रोक देती और फिर हमारे घर के हालात और भी ख़राब हो जाते। कुछ दिन बाद मैंने दूसरी नौकरी की तलाश की और फिर एक दोस्त के जरिए मुझे एक बस सर्विस में 2 तरह की नौकरियां पता चलीं। उनमें से एक नौकरी तो बुकिंग ऑफिस में रिसेप्शन की थी और दूसरी नौकरी बस के अंदर होस्टेस की थी। मैंने सोचा एयर होस्टेस ना सही बस की होस्टेस ही बन जाती हूँ। मैं फ़ौरन इंटरव्यू देने चली गई और फिर मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अगले दिन ही मैं अपनी यूनिफॉर्म में अपनी जॉब ज्वाइन कर चुकी थी। वहाँ सैलरी भी अच्छी थी और मुझे मेडिकल भी फ्री मिला हुआ था। इसके अलावा कमीशन भी मिल जाता था। मैं इस जॉब से बहुत खुश थी। मुझे 1 हफ्ता ही हुआ था कि मुझे कमीशन भी दिया गया और अच्छी सर्विस की वजह से मेरी सैलरी भी बढ़ा दी गई। मैं तो खुशी के मारे अपनी माँ के गले लग गई और फिर कमीशन के पैसे माँ के हाथ पर रखे तो वो भी खुश हो गईं। लेकिन दिल ही दिल में मेरी माँ मेरी नौकरी के खिलाफ थी। मगर जब माँ ने देखा कि मैं खुशी खुशी नौकरी पर जाती हूँ और सब कुछ अच्छा जा रहा है तो फिर वो भी खामोश हो गई और मैं खुद को एयर होस्टेस समझते हुए ये नौकरी करने लगी। मैंने सोचा था इस तरह जब मुझे कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैं दोबारा एयर होस्टेस की नौकरी के लिए अप्लाई कर दूंगी। प्लेन में सारी दुनिया घूमना मेरा शौक था। मैं जानती थी सारी जिंदगी रुपया पैसा जमा करके भी मैं अपने शौक को पूरा नहीं कर सकती थी। इसी वजह से एयर होस्टेस ही एक ऐसी नौकरी थी जिसमें मुझे अपने सपनों को पूरा होता दिखाई दे रहा था। मैं सोचती कि और कुड़ती रहती, लेकिन वही होता है जो हमारी किस्मत में हो, और मेरी किस्मत में जो था वो तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे नौकरी करते हुए 3 ही महीने हुए थे कि बस के लिए एक नए ड्राइवर को रखा गया। वो ड्राइवर काफ़ी खूबसूरत नौजवान था और मुझे पढ़ा लिखा भी लगता था। मेरा अंदाजा था वो भी अच्छी नौकरी ना मिलने की वजह से मेरी तरह ये जॉब करने पर मजबूर हो गया होगा, वरना वो तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। शुरू शुरू में तो मेरी उससे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन मैंने उसे दूसरों से बातचीत करते सुना था और फिर जब भी मेरी ड्यूटी उसके साथ लगती तो अब उससे बात करने का मौका भी मिल जाता। उसका नाम राहुल था। जब हमें काम करते हुए 1 महीना हो गया तब मुझे पता चला वो वाकई बहुत पढ़ा लिखा था और नौकरी के लिए कई जगह अप्लाई भी कर रखा था। यहाँ तक कि विदेश में भी उसने अप्लाई किया हुआ था। उसके भी मेरी तरह काफ़ी बड़े बड़े सपने थे, लेकिन मजबूर होकर इस छोटी सी नौकरी के लिए राजी हो गया, क्योंकि वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था और अपने बलबूते पर उसे अपने सपनों को भी पूरा करना था। उसके मम्मी पापा की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी एक बहन थी जो शादीशुदा होने की वजह से दूसरे शहर में रहती थी। पहले पहले तो राहुल अपनी बहन के साथ ही रहता था, वहीं पर अपनी पढ़ाई भी पूरी की। फिर नौकरी के सिलसिले में यहाँ आ गया और अब एक हॉस्टल में रहता था, इसलिए अब वो डबल ड्यूटी भी कर लेता था, क्योंकि घर में कोई उसका इंतजार करने वाला नहीं था। इसलिए वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करके आगे बढ़े। मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा था और मैंने उसकी आंखों में भी अपने लिए मोहब्बत देखी थी। कब हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। एक दिन जब हम ड्यूटी रूम में थे और बैठे बातें कर रहे थे तो मैंने अपने फ़ोन में से अपनी कुछ तस्वीरें दिखाईं, जिसमें मेरी वो तस्वीर भी थी जो मैंने उस खूबसूरत ड्रेस में बनाई थी। उसने मेरी बड़ी तारीफ़ की और कहने लगा कि तुम भी मेरी तरह खुद को गलत जगह पर बर्बाद कर रही हो। फिर उसने कहा मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं तुम्हें भी अच्छी नौकरी लगवा दूंगा। उस वक्त मैं दिल में सोच रही थी कि अब मुझे जॉब नहीं करनी, बल्कि मुझे राहुल से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन मैं ये बात अपने मुंह से कह नहीं सकती थी। मैं चाहती थी वो खुद मुझसे शादी की बात करे। मैं इसी इंतजार में थी। लगभग 1 हफ्ते बाद माँ ने मुझसे मेरी शादी के बारे में बात की। माँ कहने लगी कि अब मैं बीमार रहने लगी हूँ।
मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, इसलिए अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और मैंने तुम्हारे लिए कुछ रिश्ते भी देखे हैं। माँ की बात पर मैं हैरान हुई थी। माँ ने मेरे लिए रिश्ते भी देखना शुरू कर दिए और मुझे बताया तक नहीं। उस वक्त तो मैंने माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही दिन इत्तेफाक से राहुल ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसने कहा कि अब वो अब तक इसलिए खामोश था क्योंकि उसे यहाँ से जाना है, क्योंकि ऐसी जगह पर वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। और मैंने सोचा है शादी करके तुम्हें भी अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। मैंने उसे बताया कि मेरी माँ भी मेरी शादी के लिए रिश्ते देख रही हैं। ये सुनकर राहुल परेशान हो गया। कहने लगा, मुझे नहीं लगता तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी मेरे साथ करेंगी। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है राहुल, तुम कम से कम अपना रिश्ता मेरे घर लेकर तो आओ। वो मेरी बात मानकर खुद ही अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आया, लेकिन मेरी माँ को इस बात पर एतराज़ था कि लड़के के आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसे लड़के रिश्ते ज़्यादा दिनों तक नहीं निभा पाते, और मेरी माँ ने राहुल के रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं और राहुल अब बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। फिर राहुल ने कहा कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मुझे राहुल की बात सही लगी और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के पेपर राहुल के पास ही थे। मैं अपने घर लेकर नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं सारा दिन घर से बाहर रहती थी। मुझे यही डर था कि वो पेपर मेरी माँ के हाथ न लग जाएं। मुझे पता था मेरी माँ शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। मैं बहुत खुश थी कि मैं राहुल की पत्नी बन चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये डर सताने लगा कि मेरी शादी का तो किसी को पता ही नहीं है। अगर किसी दिन राहुल मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा। मैंने एक बार उससे इस बात का इजहार किया तो वो हंसने लगा। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़कर ही जाता तो तुमसे इस तरह शादी क्यों करता। मेरा विश्वास रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हमारी शादी को 1 महीना गुजर गया था। अब मैं ये सोचती थी कि किसी तरह अपनी माँ को शादी के बारे में बता दूं, लेकिन मैं अपनी माँ की आदत को अच्छी तरह जानती थी। मेरी माँ मुझे कभी भी माफ़ ना करती, क्योंकि एक बार मेरी माँ ने मोहल्ले की किसी लड़की के बारे में बताया था कि वो अपनी मर्जी से शादी करके आ गई, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे माफ़ कर दिया। माँ कहने लगी, अगर मैं उसकी माँ की जगह होती तो उसी वक्त उसका गला दबाकर मार देती, क्योंकि ऐसी बेटियां सिर्फ माँ बाप का नाम बदनाम करती हैं। और मैं अपनी माँ की जिद्दी तबीयत से अच्छी तरह जानकार थी। वो कुछ भी कर सकती थीं, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि मैं माँ के सामने ऐसी कोई बात करूं। और फिर एक दिन राहुल कहने लगा कि उसे ज़रूरी काम से अपनी दीदी से मिलने जाना है, और 2 दिन की छुट्टी लेकर वो चला भी गया। उन्हीं दिनों माँ ने मेरे लिए जो रिश्ते देखे थे उनमें से एक को घर बुला लिया। मैंने सोचा, रिश्ता आने दो, अभी शादी में तो काफ़ी टाइम लगेगा, रिश्ता आते ही शादी थोड़ी हो जाएगी। ये सोचकर मैं खामोश रही और मेहमानों के सामने चली गई। वो 2-3 औरतें थीं, लेकिन उनको मैं पसंद आ गई और फिर उन्होंने माँ को मेरे लिए हाँ कर दी। उसके बाद मेरी माँ ने उनके घर जाना था। दूसरी तरफ राहुल को गए हुए 2 दिन पूरे हो चुके थे, लेकिन जब तीसरा दिन आया और मैं जॉब पर गई तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। मैं परेशान हो गई। मैंने उसे फ़ोन करने की कोशिश की, मगर उसका नंबर भी बंद था। फिर मैं उसे पूरा दिन फ़ोन करती रही, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं घर आई तो माँ ने बताया कि उन्होंने उन लोगों को हाँ कह दिया है और वो लोग जल्दी ही शादी चाहते हैं। मुझे माँ की बात सुनकर गुस्सा आया। एक तो मैं राहुल की वजह से परेशान थी, दूसरा शादी की बात से मेरा सर चकरा गया था। मैंने माँ से कह दिया, इतनी जल्दी क्या है मेरी शादी की। तो माँ ने मुझे 4 बातें सुनाकर खामोश कर दिया। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। किस्मत ने मेरे साथ क्या खेल खेला था। मैं राहुल को फ़ोन करती रही, मगर उसका फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। 3 दिन गुजर गए थे और चौथे दिन जब मैं नौकरी पर जाने लगी तो माँ ने मना कर दिया। कहने लगी, 4-5 महीने बाद तुम्हारी शादी है, इसलिए अब चुपचाप घर बैठो, नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 महीने गुजर गए थे और राहुल लौट कर नहीं आया था, ना ही उसकी कोई खैर खबर आई थी। मेरी आस अब टूटने लगी थी, क्योंकि कंपनी में भी किसी को नहीं मालूम था कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया था। उन्होंने भी दूसरा ड्राइवर रख लिया था। मैं नौकरी पर जाना चाहती थी, मगर माँ ने नौकरी पर जाने से रोक रखा था, क्योंकि शादी में अब लगभग 1 ही महीना बचा था। मैंने माँ से कई बार बात करने की भी कोशिश की, लेकिन ये सोचकर चुप हो जाती कि मेरे पास तो उससे शादी का कोई सबूत भी नहीं है। काश मैं उन पेपरों को अपने पास ही रख लेती। फिर मैंने सोचा कि मैं कोर्ट जाकर उन पेपरों की कॉपी ले लेती हूँ जहाँ हमारी शादी हुई थी, लेकिन मेरी माँ ने तो मेरा कहीं भी आना जाना बंद कर दिया था। पता नहीं क्यों वो मुझ पर इतनी सख्ती कर रही थी। शायद उनका मुझ पर शक हो गया था कि मेरे इरादे अच्छे नहीं हैं। और फिर मेरे रोने धोने के बावजूद 1 महीने बाद शादी का दिन भी आ गया और माँ ने मुझे ज़बरदस्ती दुल्हन बनाकर विदा भी कर दिया। मुझे ये एहसास मार रहा था कि मैं इतना बड़ा पाप कर चुकी हूँ। मेरी पहले से शादी हो चुकी है और अब मेरी दोबारा शादी हो गई। यहाँ तक कि मैं किसी की दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठी थी।
मैं जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी वो वहाँ के लोग काफ़ी मिले जुले रहते थे। अभी तो मैं जान भी नहीं सकती थी कि कौन मेरा क्या लगता है। कुछ लोग मुझे कमरे में बिठाकर चले गए थे। सब औरतें हंसी मजाक कर रही थीं। और फिर जब सब कमरे से चले गए तो मैं अकेली बैठी थी। मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ रखा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने शादी पर शादी करके पता नहीं कौन सा पाप कर दिया है। डर के मारे मेरी तबीयत खराब होने लगी। जब मेरा पति कमरे में आया तो मैं और भी ज्यादा डर गई। उसने मेरी खराब तबीयत को देखी तो घबरा गया और फौरन बाहर जाकर अपनी माँ को बुला लाया। उस वक्त कमरे में 3-4 औरतें और आ गईं। मेरी सास ने देखा कि मुझे तेज बुखार है और ठंड की वजह से मेरा शरीर कांप रहा है तो फौरन उन्होंने मुझे गर्म दूध पिलाया और मुझे कपड़े चेंज करवाकर आराम करने के लिए लिटा दिया। खुद भी मेरे पास बैठ गईं। जैसे ही मेरे पास से उठने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। वो बहुत अच्छी औरत थीं। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, इसलिए मैं इसके पास सो जाती हूँ, तुम दूसरे कमरे में चले जाओ। सब लोग वहाँ से चले गए और मैं अपनी सास के पास सुकून से सो गई। उस दिन तो जैसे तैसे मामला टाल दिया था, लेकिन अगली रात मैं क्या करूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा था। तीसरे दिन माँ मुझे अपने साथ ले गई। मेरी तबीयत वाकई खराब थी। बुखार टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ ने मेरी सास से विनती की कि इसे कुछ दिन के लिए घर पर ही रहने दें। मेरी सास भी मान गई और मेरे पति ने भी मेरी माँ को तसल्ली दी कि 4-5 दिन के लिए नैना को अपने पास रख लो, हम बाद में इसे ले जाएंगे। मुझे भी कुछ सुकून आया था। मैं अम्मा के पास चली गई और उनके साथ रहने लगी। अब मेरी तबीयत पहले से भी ठीक हो गई थी कि तब मेरे पति और मेरी सास मुझे लेने आ गए। मेरे पति की अच्छी जॉब थी और उसका भरा पूरा घराना था। मेरे पति ने जॉब पर भी जाना शुरू कर दिया था। मेरा पति बहुत ही सॉफ्ट नेचर का मालिक था। सब लोग बहुत अच्छे थे, सिर्फ मैं ही अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी नज़रों में खुद को गुनहगार महसूस करती थी। मैं जब उसके सामने होती तो खुद को नॉर्मल रखने की बहुत कोशिश करती, लेकिन जैसे ही कमरे में जाती तो मेरी तबीयत खराब होने लग जाती। अभी तक मेरे पति ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। उस रात भी जब मेरा पति मेरे करीब होने लगा तो कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे डर को समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर, मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानता कि नए लोगों के साथ लड़कियों को एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा और तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। और जब तुम्हें मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, हम पति पत्नी का रिश्ता नहीं बनाएंगे, लेकिन दोस्तों की तरह रह सकते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो गई है, तब उसके बाद ही हम अपनी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करेंगे। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई और रोने लगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था कि मैंने इतने अच्छे लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। पता नहीं मेरा भगवान मुझे माफ़ करेगा या नहीं। लेकिन उस दिन के बाद से मैं काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गई थी। हमारी शादी को लगभग 3 हफ्ते हो गए थे। उस दौरान मैं जब भी माँ के घर जाती तो अपने फ़ोन से राहुल का नंबर डायल करती, लेकिन फ़ोन बंद आता था। अब तो मैं पूरी तरह मायूस हो चुकी थी और समझ गई थी वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। यकीनन उसे उसके सपने पूरे करने का मौका मिल गया होगा। और फिर हमारे रिश्ते की हकीकत ही क्या थी? सिर्फ कागज़ के टुकड़े जो उसके पास ही थे। मैं चाहती थी कोई मेरी समस्या को हल कर दे, क्योंकि मुझे पता था शादी पर शादी पाप होती है, ये रिश्ता नाजायज कहलाया जाएगा। और अगर इन लोगों को हकीकत पता चल गई तो ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। मैं एक ही कमरे में एक ही बेड पर अपने पति के साथ अजनबियों की तरह रह रही थी। हालांकि मैं जानती थी कि रात को मेरे पति का दिल मचलता है मुझे अपनी बाहों में भरने के लिए, लेकिन मैं उससे दूर ही रहती थी और वो भी मेरी हालत को समझते हुए मुझे हाथ नहीं लगाता था। कुछ दिन बाद मैं अम्मा से मिलने गई तो मैंने दोबारा से राहुल का नंबर मिलाया था कि शायद आज राहुल का नंबर मिल जाए, और ऐसा ही हुआ था। पूरे 6 महीने बाद राहुल के फ़ोन पर रिंग जा रही थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने दोबारा कॉल किया। थोड़ी देर बाद किसी औरत के बोलने की आवाज़ आई। मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया था। वो औरत बोली, किससे बात करनी है? मैंने कहा, मुझे राहुल से बात करनी है। वो कहने लगी, तुम नैना बोल रही हो? अपना नाम सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी कि वो कौन थी जो मेरे बारे में जानती थी और राहुल का फ़ोन उसके पास क्यों था। जब मैंने उससे कहा कि हाँ मैं नैना बोल रही हूँ और मेरी राहुल से बात करवा दो, तो वो औरत रोने लगी। कहने लगी, कहाँ से बात करवाऊँ? मैं राहुल की बहन हूँ और जिस दिन वो मुझसे मिलने मेरे पास आ रहा था उसी दिन रास्ते में उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि मौके पर ही दम तोड़ गया। मैं सदमे से हर चीज़ से अनजान हो गई थी। राहुल का फ़ोन तो मेरे पास ही था, मगर मैंने कभी उसे चार्ज करके ऑन करने की कोशिश नहीं की।
लेकिन एक हफ्ते पहले राहुल का वो बैग जो एक्सीडेंट होने के बाद मुझे मिला था, मैंने उसे वैसा ही रख दिया था। वो बैग मैंने खोल कर देखा तो उसमें राहुल के कपड़ों के साथ साथ कुछ कागजात भी पड़े हुए थे जिसमें तुम्हारे साथ उसकी शादी हुई थी। मैंने फ़ोन ऑन किया। मैंने सोचा अगर तुम्हारी कॉल आई तो मैं तुम्हें बता दूंगी, और खुद से फ़ोन इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं सोचती थी पता नहीं तुम कहाँ होगी और किस हाल में होगी। मेरे फ़ोन से कहीं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बवाल खड़ा ना हो जाए। ये कहकर वो खामोश हो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे एक साथ कई कयामतें मुझ पर टूट पड़ी हों। मैं जिस इंसान को बेवफा समझ रही थी वो तो उसी शाम दुनिया से जा चुका था। मैंने हिम्मत करके उसकी बहन को दिलासा दिया और बताया कि मेरी माँ ने मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी है और मैं इस पाप के एहसास के साथ जी रही थी कि मैंने गलत काम किया है। राहुल की बहन ने मुझे दिलासा दिया कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, तुम्हारा और राहुल का साथ यहीं तक था। तुम राहुल की विधवा थी जब तुम्हारी शादी हुई थी, और मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी रहो खुश रहो, क्योंकि तुम मेरे भाई की राहुल की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और मैंने रोते हुए अपने फ़ोन से राहुल का नंबर डिलीट कर दिया। मैं जानती थी वो नंबर सेव करके रखना कोई मतलब नहीं रखता था। मैं इतने बड़े बोझ से आज़ाद हो गई थी, लेकिन राहुल के जाने का मुझे बहुत ज़्यादा दुख था। काश वो इस तरह कभी न जाता और आज हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते। अगले दिन मेरा पति मुझे लेने आया तो मैं इस इरादे के साथ उसके साथ चली गई कि अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि मैं राहुल को भूल सकूंगी या नहीं, लेकिन अब मुझे एक वफादार पत्नी बनना था। दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ।